ठीक है। तो इसका सारा लेक्चर सारा रूल्स वाला लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है। लेक्चर 8 से अब प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट होता है और ये तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें सर ने क्वेश्चन लिया है और जो भी रूल्स हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करके सर ने सिखाया कि रूल्स कैसे अप्लाई करना है। ठीक है। और कैसे क्या क्या होता है, स्टेप्स क्या क्या है। ठीक। तो ये तुम्हारा प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है। इसका रूट लोकस हमें ड्रॉ करना है और सारी बातें करनी है। ठीक है। तो कोई भी रूट लोकस दिया है, मतलब कोई भी क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन क्या होता है मोस्टली क्या सारा OLTF ही रहता है। ठीक है। क्योंकि रूट लोकस जो होता है वो OLTF से स्टार्ट होता है, इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट OLTF होता है। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमें नंबर ऑफ पोल्स निकालना। ठीक है। तो सिंपल चीज़ दिख रहा है, नंबर ऑफ पोल्स देख लो। एस का पावर कितना है 3, मतलब इसका 3 रूट्स होगा और 0 -1 और मतलब इसको 0 से इक्वेट करो तो -2 -1 और 0 3 को पोल हो गया। तो पोल पी मतलब नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है। जो ऐसे हम लिखे हैं पी, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ पोल्स दैट इज इक्वल टू 3। जीरोस देख लो, एक भी नहीं है तो जीरो हो गया। ठीक है। और पोल ग्रेटर दैन 0 है, इसका मतलब ये तुम्हारा प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है। देखो OLTF हो या CLTF हो, दोनों ट्रांसफर फंक्शन होता है। ठीक है। तो ये तुम्हारा प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन हो गया। जब प्रॉपर आया तो नंबर ऑफ ब्रांचेस का फॉर्मूला होगा P माइनस जेड नहीं होता है, नंबर ऑफ ब्रांचेस का फॉर्मूला होता है पोल्स। ठीक है। ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, बिकॉज ये कंडीशन है। ठीक है। तो ब्रांच कितना हो गया 3। कहने का मतलब इसका रूट लोकस जो बनेगा उसका रूट लोकस का 3 ठो पाथ होगा। तीन ठो पार्ट मतलब 3 जगह से स्टार्ट होगा और तीनों कहीं ना कहीं एंड होगा। ठीक है। इसमें से जो वर्चुअल जीरो पे एंड होगा उसको बोलेंगे एसिम्प्टोट, और जो कहीं और एंड होगा वो तुम्हारा सिर्फ ब्रांच कहलाएगा। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आता है वर्चुअल जीरो निकालने का। ठीक है। तो वर्चुअल जीरो निकाल देते हैं, यहाँ पे भूल गए हैं। ठीक है। तो इसी में कॉमा दे दो, यहाँ लिख दो वर्चुअल जीरो। वर्चुअल जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं जेट हैस्ट्रिक से, और ये होता है तुम्हारा पोल OLTF पोल माइनस OLTF जीरो। ठीक है। जो कि कितना है 3 - 0, 3 - 0 इज इक्वल टू 3। ठीक है। ये जो होता है ये इस कंडीशन में अगर जेड ग्रेटर देन हो गया तो जेड माइनस पी हो जाएगा। ठीक है। तो 3 आया। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि 3 ठो एसिम्टोट होगा जो कि वर्चुअल जीरो पे एंड करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे कंक्लूजन तुम क्या निकाल सकते हो कि टोटल ब्रांच तो 3 ही था और 3 ठो और वर्चुअल जीरो का 3 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ब्रांच है उतना ही एसिम्टोट है और सारा ब्रांच या एसिम्टोट, इसका मतलब क्या है कि जितना ब्रांच है उतना एसिम्टोट है और सारा तुम्हारा वर्चुअल जीरो पे ही एंड होगा। ये कंक्लूजन हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर लिए। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ एसिम्टोट काउंट करना। ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया है, लेकिन फिर भी ये हम लोग फिर से फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ एसिम्टोट होता है P - Z इस वाले कंडीशन के लिए, मतलब प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन के लिए। तो वो हो गया तुम्हारा 3। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि 3 ठो एसिम्टोट है। ठीक है। मतलब टोटल जितना भी ब्रांच हो उसमें से 3 ठो ब्रांच ऐसा होगा जो कि एसिम्टोट कहलाएगा। अब बात अलग है कि इसका 3 ही टोटल ब्रांच है, वो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। ठीक है। अब एसिम्टोट आ गया तो एसिम्टोट 3 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो 0 1 2 3 वैल्यू होगा। स्टार्ट हमेशा 0 से होता है और यही सीरीज फॉलो करता है 0 1 2 3 4 से इन्फाइनाइट तक। तो ये 3 है तो इसका भी 3 वैल्यू होगा, दैट इज 0 1 एंड 2। ठीक है। एंगल ऑफ एसिम्टोट क्या है, देखो एसिम्टोट जितना आया ना, इस एसिम्टोट को ड्रॉ करने के लिए हमें गाइडेंस चाहिए होता है, उसी को गाइडेंस को एसिम्टोटिक लाइन बोलते हैं। तो 3 एसिम्टोट आया मतलब 3 ठो एसिम्टोट आया, इसका मतलब 3 ठो एसिम्टोटिक लाइन डेफिनेटली होगा, और 3 ठो एसिम्टोटिक लाइन होगा मतलब 3 ठो एसिम्टोटिक एंगल निकालना डेफिनेट है। ठीक है। तो अल्फ़ा का वैल्यू 0 पुट करो, फिर 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, तीनों एंगल मिल जाएगा। याद रखो ये जो होता है ये नंबर ऑफ पोल होता है। ठीक है ना, पोल का वैल्यू नहीं डालना है, वैल्यू नहीं, ये नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है। तो एंगल निकाल दिए, एंगल तुम्हारा ये आ गया। ठीक है। अब इसका क्या करना है बाद में बताएंगे। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है कि तुम्हारा जो पोल्स OLTF का जो पोल्स है उसका सारा वैल्यूज़ का सम माइनस OLTF का जो जीरोज है उसका सारा वैल्यूज़ का सम, उसका वैल्यूज़ का सारा वैल्यूज़ का सम। ठीक है। तो यहाँ देख लो, यहाँ कितना पोल है 0 -1 और -2, ये तीनों को सम कर दो, सम कर दिया, प्लस माइनस साइन है तो प्लस माइनस ये हो जाएगा
तीनों का सम कर दिए, माइनस जीरो तो कुछ है नहीं तो ये जीरो हो गया, और नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरो, ठीक है, जो कि यहाँ देख लो 3 माइनस जीरो, ठीक है, तो ये माइनस हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये सेंट्रॉयड हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, ये जो चीज़ है ये कोई वैल्यू नहीं है, ये रियल एक्सिस का एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग ये सब निकालते आए, ये सब तुम्हारा वैल्यू था, ठीक है। ये सेंट्रॉयड का जो आंसर आता है ये एक कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, मतलब रियल एक्सिस पे -1 कोऑर्डिनेट, ठीक है, ठीक है, ये देखो लिखे हुए भी ऐसा है, ठीक है। और सेंट्रॉयड का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि जो तुम्हारा 3 ठो एसिम्प्टोटिक लाइन होगा जिसका ये एंगल आया, तो तीनों एसिम्प्टोटिक लाइन इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा, ठीक ना, ठीक है। तो रियल एक्सिस में सबसे पहले तुम -1 कोऑर्डिनेट पे आ जाओ, ठीक है। अब ये देखो, ये तुम्हारा -1 जो है ये रियल वैल्यू है। अगर तुम इसको S इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा से कंपेयर करो तो ये तो रियल ही वैल्यू है, मतलब रियल है एक्सिस। ऐसे भी सेंट्रॉयड का जो रूल होता है कि सेंट्रॉयड हमेशा रियल एक्सिस पे ही होता है, चाहे वो निगेटिव रियल या पॉजिटिव रियल, फ़र्क नहीं पड़ता, वो पूरा रियल एक्सिस में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रियल एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो गया -1। अब यहाँ से इस बिंदु से 3 ठो एसिम्प्टोटिक लाइन बनाना है, ठीक है। तो 3 ठो एसिम्प्टोटिक लाइन बनाना है और हर एक का एंगल क्या होगा, एक का 60, एक का 180, एक का 300। तो बनाने का तरीका बताएं कि तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम्हारा सर इधर है, ठीक है, इस साइड राइट हैंड साइड, ठीक है, और तुम्हें 60 डिग्री की ओर देखना है। तो मान लो तुम ऐसे खड़े हो तो तुम्हारा 60 डिग्री क्या होगा, ऐसे, या फिर तो तुम इस पॉइंट पे खड़ा होके 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल लो, तो 60 पे हो गया, मतलब एक एसिम्प्टोटिक लाइन ये हो गया। फिर दूसरा है 180, तो फिर यहीं से ये तुम्हारा ऐसे खड़े हो और यहाँ से तुम ऐसे चलोगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा एसिम्प्टोटिक लाइन इस डायरेक्शन में, तीसरा 300, मतलब यहाँ से गए मेज़र करते 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 ये तुम्हारा 300 आ गया, तो तीसरा एसिम्प्टोटिक लाइन इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये तुम्हारा एसिम्प्टोटिक लाइन ही है, ठीक है, इसका और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये तुम्हारा एसिम्प्टोट को गाइड करता है। तुम जब एसिम्प्टोट बनाओगे तो ब्रेक अवे पॉइंट से जब ऊपर ले जाओगे तो तुमको गाइडेंस मिलेगा कि अच्छा ये एसिम्प्टोटिक लाइन 60 डिग्री है, तो यहाँ से जो ब्रेक अवे होगा वो तुम्हारा कुछ ऐसे पैटर्न फॉलो करते हुए आगे वर्चुअल जीरो की तरफ जाके एंड करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है ब्रेक पॉइंट। तो ब्रेक पॉइंट का वही स्टेप है, दैट इज ब्रेक पॉइंट क्या होता है, ब्रेक पॉइंट जो होता है वो बेसिकली CLTF का पोल्स होता है, ठीक ना। OLTF का पोल ये था और इसके बीच में क्या होता है, CLTF का पोल। तो यहाँ हमें CLTF का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना हो, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को 0 से इक्वेट करो, ठीक है, वो कर दिए। तो तुम्हारा क्या अब आ गया, ये आ गया। अब इसमें क्या करना होता है कि सारा K का इक्वेशन बनाना होता है, ठीक है। तो K एक साइड और सारा S एक साइड, ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू S, ठीक है। तो ये जो इतना एक्सप्रेशन है इसको S के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर दिए और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि dk/ds को 0 से इक्वेट करो, मतलब ये कंप्लीट चीज़ को 0 से इक्वेट कर दो। 0 से इक्वेट करोगे तो तुम्हें यहाँ पे रूट्स मिलेगा, ठीक है। 0 से इक्वेट करो, 0 से इक्वेट करने का मतलब क्या है कि बेसिकली इसका रूट्स निकालना। तो ये देखो, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो अब ये कोई भी इक्वेशन हो, तुम्हें इसका रूट्स निकालना है। तो इसका रूट्स निकालने का तरीका क्या है डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुट कर दो, डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुट कर दो, या फिर तुम -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a से भी रूट निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका रूट निकाले तो देखो एक पॉइंट आया ये और एक पॉइंट आया ये S क्या है, तो S तुम्हारा S प्लेन ही तो है भाई, ये तुम्हारा S प्लेन ही तो है, पूरा रूट लोकस S प्लेन पे ही तो बनता है। और अगर S प्लेन इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा से कंपेयर करोगे तो ये वैल्यू क्या है, ये तो रियल वैल्यू है, मतलब ये वैल्यू तुम्हारा रियल एक्सिस का वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि ये सिग्मा का वैल्यू है। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है कि ये दोनों तो जो तुम्हारा रियल एक्सिस पे पॉइंट आया है ये समझ लो टेस्ट पॉइंट है, ठीक ना। टेस्ट पॉइंट हम लोग पढ़े थे कि उस पॉइंट का वैलिडिटी चेक करना होता है। तो यहाँ पे भी इस पॉइंट का तुम्हें वैलिडिटी चेक करना होगा कि ये जो पॉइंट है, ये जो रूट है, ये वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि अगर वैलिड होगा तभी इस पे रूट लोकस लाई करेगा, ठीक है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट किसको कहते हैं, ब्रेक पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से रूट लोकस टेक ऑफ मतलब टेक अवे या टेक इन करता है, ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूट लोकस इस पॉइंट पे लाई करना चाहिए, इसीलिए वैलिडिटी चेक करते हैं।
तो वैलिडिटी चेक करने के लिए क्या करना है तुमको, सिंपल क्वेश्चन देखो और OLTF का पोल और जीरो प्लॉट कर लो, ठीक है। तो OLTF का देखो 3 ठो पोल था, तीनों हम लोग बना दिए, ठीक है। अब इसका वैलिडिटी चेक करने के लिए दोनों पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर दो। अब सिंपल देखना है कि राइट हैंड साइड में कितना है, कि मतलब राइट हैंड साइड में अगर ऑड नंबर ऑफ OLTF पोल या जीरो है तो ये वैलिड है, अगर इवन नंबर है तो ये इनवैलिड है, ठीक है। तो इसके राइट साइड में देखो तो एक पोल है, मतलब ये पॉइंट तुम्हारा वैलिड है, ठीक है, ये वैलिड हो गया। ये देखो इसके राइट साइड में 1 2 मतलब 2 OLTF पोल है, 2 मतलब इवन, इसका मतलब ये तुम्हारा इनवैलिड पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मतलब कंक्लूजन टाइप ऑफ ड्रॉ कर सकते हो कि ये रियल वैल्यू था तो हमने इवन ऑड वाला कंडीशन लगा दिया। मान लो यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाता तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाता मतलब वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एरिया में लाई करेगा, तो उसका कंडीशन तुम लेफ्ट मतलब राइट साइड में ऑड इवन से तो लगा नहीं सकते, तो उसका वैलिडिटी कैसे चेक होगा, तो एंगल कंडीशन, हम लोग एंगल या मैग्नीट्यूड कंडीशन पढ़े हैं जिसमें बोले थे कि एंगल कंडीशन श्योर शॉट तुम्हारा वैलिडिटी बताएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कंडीशन रिस्की है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कंडीशन हमेशा सही नहीं देगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा उस कंडीशन में, एंगल कंडीशन लगाना होगा, दैट इज एंगल ऑफ GHS इज इक्वल टू ±180 डिग्री, ठीक है। ये GHS क्या होता है, ये OLTF होता है, ठीक है। कन्फ्यूज़ मत, OLTF और CLTF में कन्फ्यूज़ मत करना बस, ठीक है। ये चीज़ हो गया, तो ठीक है। तो हमने ब्रेक पॉइंट पता लगा लिया, दैट इज़ ये तुम्हारा वैलिड पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टास्क क्या आता है कि ब्रेक पॉइंट के अंदर ये पता लगाना कि जो ब्रेक पॉइंट हमें आया है वो ब्रेक इन है या ब्रेक अवे है, ठीक है। ये चीज़ होता है नेक्स्ट काम, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो अब ये कैसे पता लगाएं कि ये जो पॉइंट है ये देखो ये तो इनवैलिड हो गया, इसका कहानी खत्म, ये वैलिड है तो इसमें ब्रेक अवे है या ब्रेक इन है, ये कैसे पता लगाए। तो इसका पता लगाने के लिए तुमको ब्रेक अवे का जो रूल्स था वो एक बार पढ़ लो, ठीक है। रूल्स क्या था कि 2 कंसेक्यूटिव OLTF पोल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो वो ब्रेक पॉइंट होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखो ये तुम्हारा OLTF का 2 पोल है, 2 कंटिन्यूस पोल है, ठीक है, और इसके बीच में ये पॉइंट लाई कर रहा है तो ये ब्रेक अवे पॉइंट ही होगा, ठीक है। अब बात करो, अब बात ये है कि ये दोनों के अंदर भी तो ये पॉइंट है, मतलब ये दोनों भी तो कंटिन्यूस OLTF पोल है और ये दोनों के अंदर ही बीच में ही ये पॉइंट है, तो इसको भी ब्रेक अवे होना चाहिए था। लेकिन भाई ये तो इनवैलिड एरिया है ना, इनवैलिड एरिया में तुम काहे घुस रहे हो, इनवैलिड एरिया में तो रूट लोकस लाई ही नहीं करेगा, तो ब्रेक अवे या ब्रेक इन होने का तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो ब्रेक अवे का जो रूल्स था वो तो वैलिड एरिया में अप्लाई होगा ना, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से ये वाला पॉइंट तुम्हारा ब्रेक अवे हो गया। ब्रेक अवे हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले पॉइंट से दैट इज़ -0.42 से रूट लोकस जो कि रियल एक्सिस पे है वो रियल एक्सिस को छोड़ के कॉम्प्लेक्स एक्सिस में जाएगा, ठीक है। अब रूट लोकस जो होता है कौन जाएगा, रूट लोकस का ब्रांच, रूट लोकस अब नहीं बोलना है, ब्रांच बोलना है क्योंकि और स्पेसिफिक होना है, ठीक है। तो ब्रांच तुम्हारा OLTF का पोल से स्टार्ट होता है, मतलब ये पोल है ये पोल है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और किस दिशा में जाएगा। अब यहाँ पे समझो यहाँ से स्टार्ट हो गया तो ऐसा नहीं कि इधर भाग जाएगा, नहीं, राइट साइड में एक और रूल हम लोग पढ़े थे कि राइट मोस्ट पोल के राइट साइड में कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो वो इधर तो जाएगा ही नहीं, ठीक है, वो सिर्फ इधर ही जा सकता है क्योंकि ब्रांच तुम्हारा OLTF का पोल से ओरिजिनेट होके OLTF का 0 पे एंड होगा, ठीक ना। तो ये तुम्हारा ब्रेक अवे पॉइंट पता चल गया, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, और ऐसे बढ़ेगा 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 और यहाँ से टेक अवे कर जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन में जाएगा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स प्लेन में जाएगा तो हम लोग इसको किधर ले जाएं, अब ये तो पूरा एरिया है, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, कहीं भी जा सकता है। तो अब यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है एसिम्प्टोटिक लाइन का कि एसिम्प्टोटिक लाइन देखो ऐसे है तो यही तुमको गाइड करेगा कि यहाँ से ऐसे ले जाओ, या फिर तो एसिम्प्टोटिक लाइन एक तुम्हारा ऐसे भी है 300 में, तो यहाँ से जो आएगा उसको ऐसे ले जाओ, ठीक है। तो यही हमारा एसिम्प्टोटिक लाइन का सिग्निफिकेंस है कि हमें गाइड कर देगा कि ऐसे ले जाना है, ठीक है। दूसरी बात, ये भी एक तुम्हारा OLTF का पोल है, तो मतलब यहाँ से भी स्टार्ट करेगा, तो अब यहाँ से इधर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो इनवैलिड एरिया है, वो तो वैलिड एरिया में जाएगा ना।
तो यहाँ से ब्रांच स्टार्ट हुआ और ऐसे गया और इस पॉइंट पे आके वो ब्रेक अवे करेगा, ठीक है। ब्रेक पॉइंट का एक और डेफिनेशन था कि जहाँ पे दो ब्रांचेस मीट करते हैं तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मीट करेगा और फिर ये टेक अवे करेगा। कहाँ पे करेगा? तो मान लो पहला तुम्हारा 60 डिग्री में टेक अवे कर लिया है, तो दूसरा क्या है 300 डिग्री, ठीक है। ये जो 180 डिग्री है इधर नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि इनवैलिड एरिया है, समझ गए ना। तो इसके लिए बस यही दो बचता है। पहला वाला अगर ये ले लिया तो दूसरा ब्रांच के पास यही एक रास्ता बचता है। तो दूसरा ब्रांच जो गया वो तुम्हारा ऐसे 300 डिग्री का रास्ता फॉलो करते चला गया, ठीक है। अब कहाँ तक जाएगा? तो वर्चुअल जीरो, ठीक है। वर्चुअल जीरो कहीं पे भी बना के उसको एंड करा दो, ठीक है। अब इसमें OLTF का 3 ठो पोल था, तो इसका मतलब तीसरा वाला जो होगा वो भी स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो तीसरा वाला जो होगा वो भी अपना रूट, वो भी ब्रांच स्टार्ट होगा और वर्चुअल जीरो पे एंड होगा। वर्चुअल जीरो पे क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख लिए थे, ठीक है। ये 3 क्या सिग्निफाई कर रहा है कि 3 ठो एसिम्पटोट होगा और तीनों वर्चुअल जीरो पे ही एंड होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ओरिजिनेट होगा, यहाँ से जो ब्रांच ओरिजिनेट होगा उसके लिए दो पॉसिबिलिटी है कि कहाँ जाए। देखो ये रियल एक्सिस पे ही कहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि रियल एक्सिस से कॉम्प्लेक्स प्लेन में कब छोड़ता है? सिर्फ और सिर्फ ब्रेक पॉइंट पे। तो ये तो ब्रेक पॉइंट है नहीं, तो इसके लिए ऐसे स्टार्ट होना या ऐसे स्टार्ट होना या ऐसे स्टार्ट होना या ऐसे स्टार्ट होना मतलब ही नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि ये रियल एक्सिस को छोड़ ही नहीं सकता, और रियल एक्सिस किधर है? इधर और इधर, ठीक है। तो इसके लिए बस दो ही ऑप्शन है कि स्टार्ट होगा तो या तो इस डायरेक्शन में बढ़े या तो इस डायरेक्शन में बढ़े, ठीक है। ये तुम्हारा इनवैलिड एरिया है, क्योंकि राइट अगर इधर का कोई पॉइंट लोगे टेस्ट पॉइंट, तो राइट साइड में 2 OLTF का पोल है, मतलब इवन। तो ये इनवैलिड एरिया है, तो इसके पास बस एक ही रास्ता बचता है, ये इधर की ओर बढ़ेगा, ठीक है। और ये इधर की ओर बढ़ेगा, ठीक है। और अब क्वेश्चन आता है कि ये ब्रेक अवे करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि भाई देखो ब्रेक अवे पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक ही हमें मिला है। इसका मतलब सिर्फ यही एक पॉइंट है जहाँ पे ये जो CLTF का पोल है वो रियल एक्सिस को लीव कर सकता है। तो अब यहाँ से तुम सोचो, यहाँ से अगर उसको यहाँ आना पड़ेगा तो कैसे आएगा? बीच में तो इनवैलिड एरिया पड़ रहा है और ये जंप कर नहीं सकता। इसका मतलब ये तुम्हारा ब्रेक अवे करेगा ही नहीं, ये ऐसे बढ़ते जाएगा और वर्चुअल जीरो पे एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बढ़ाते जाओ और यहीं पे वर्चुअल जीरो बना के एंड कर दो, ठीक है। तो इसी तरह से रूट लोकस बनता है, ठीक है। तो रूट लोकस हमने बना दिया। तीन तो OLTF का पोल था, तो इससे स्टार्ट किया, एक को 60 डिग्री लिया, दूसरा 300, ठीक है। अब ये पिंक वाला मान लो 60 डिग्री ले लेता तो ये लाल वाला 300 ले लेता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक ना। और ये वाला तुम्हारा ऐसे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि ब्रांच जहाँ से स्टार्ट करता है, दैट इज़ OLTF का पोल से स्टार्ट करता है, वहाँ पे K का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। और जहाँ पे एंड करता है वहाँ पे K का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, ठीक है। बेसिकली लेक्चर 1 में क्या सीखे थे कि ये क्लोज लूप का ही पोल्स होता है, ठीक है। और ये अलग अलग पोल्स आया कहाँ से? तो K दैट इज़ गेन का हम लोग अलग अलग वैल्यू, गेन का वैल्यू हम लोग चेंज करते गए, तो अलग अलग रूट्स हमें मिलते गए और वही सब रूट्स को प्लॉट करते हैं तो रूट लोकस बनता है, ठीक है। इसीलिए स्टार्टिंग पॉइंट पे K 0 होता है और एंडिंग पॉइंट पे K इनफाइनाइट होता है। ये तुम सबके लिए बना दो, ठीक है। वर्चुअल जीरो K इनफाइनाइट, स्टार्टिंग पॉइंट K 0, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें एक और क्या आता है कि मान लो क्वेश्चन में तेरे से पूछ दिया कि ये जो ब्रेक पॉइंट है वहाँ पे K का वैल्यू क्या है, तो उसके लिए कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसका निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, दैट इज़ मान लो ये MCQ में पूछ दिया तब निकालना है, दैट इज़ ये पॉइंट, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि ब्रेक पॉइंट में जो तुमने ये प्रोसेस किया था, दैट इज़ K में इक्वेशन बनाया था कि लेफ्ट साइड K है, राइट साइड S का एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन में जो तुम्हारा वैलिड रूट आया उसको पुट कर दो, ठीक है। जैसे ही पुट कर दोगे तो तुम्हें इस पॉइंट पे K का वैल्यू मिल जाएगा। अब ये ब्रेक अवे है, तो क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि ब्रेक अवे पर K का क्या है, ठीक है। मान लो ये ब्रेक इन होता तो क्वेश्चन में रहता कि ब्रेक इन में K का तो एक ही वैल्यू आएगा ना। मान लो ये ब्रेक अवे होता तो क्वेश्चन पूछ देता कि ब्रेक अवे में K का वैल्यू बताओ। ये जो BAP है ना, ये ब्रेक अवे पॉइंट, और BIP मतलब ब्रेक इन पॉइंट, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा, ठीक
ठीक है। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन। यह मैंने नेटवर्क थ्योरी में भी हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, ठीक है। क्या होता है कि ट्रांसफ़र क्लोज्ड लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का पोल्स अगर इमेजिनरी एक्सिस को कट करता है तो जो वैल्यू होता है वो तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन। मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे जो वैल्यू होगा उसी को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन। कौन सा फ्रीक्वेंसी? तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मतलब तुम एक सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स लगाए हो, एसी वोल्टेज सोर्स। ऑब्वियसली ये सारा एसी का ही कॉन्सेप्ट है यार, क्योंकि एल आर रहेगा तभी तो डैम्पिंग वगैरह हो पाएगा ना। तो ये आरएलसी सर्किट का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें एक वोल्टेज सोर्स लगाओगे जो कि एसी होगा, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वही चीज़ है, ठीक है, ये होगा। तो ये तुम्हारा जे ओमेगा है, दैट इज़ मान लो इसका वैल्यू क्या होगा, तो J√2। तो जे तो एक्सिस है ना, मैग्नीट्यूड क्या है, √2। मतलब इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन क्या है इस ट्रांसफर फंक्शन का, तो √2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है। तो अब ये √2 आया कहाँ से? तो इसका भी कुछ नहीं है भाई, बहुत सिंपल तरीका है, दैट इज़ ये हम लोग CLTF ब्रेक पॉइंट में CLTF में ही कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम फिर से इसी इक्वेशन में आ जाओ और ये वाला जो चीज़ है कंप्लीट को लेफ्ट साइड लेते हो, ठीक है। तो ये बन गया। अब याद करो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग पढ़े थे, दैट इज सेकेंड ऑर्डर का क्या था, S² + 2 जीटा ओमेगा NS + ओमेगा n का स्क्वायर, ठीक है। तो उससे कंपेयर करके तुम ओमेगा n निकाल सकते हो, जीटा भी निकाल सकते हो, लेकिन उसके ये तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर में होना कंपलसरी है, लेकिन ये तुम्हारा थर्ड ऑर्डर है। तो थर्ड ऑर्डर है तो इसका क्या करोगे, इसका तुम राउथ टेबल करोगे, दैट इज पिछला चैप्टर में जो पढ़े थे, ठीक है, ठीक है। तो राउथ टेबल का क्या था, तो राउथ हर्विच स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में जो बहुत सारा रूल था, उसमें से एक रूल क्या था कि अगर CLTF के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का पोल्स, रूट लोकस क्या होता है, CLTF का ही पोल होता है ना भाई, CLTF के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का पोल अगर तुम्हारा इमेजिनरी एक्सिस पे टच कर रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ROG डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये हम लोग एक पॉइंट हम लोग पढ़े थे राउथ हर्विच स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में, ठीक है, कि ट्रांसफर CLTF का पोल्स अगर इमेजिनरी एक्सिस पे होता है तो इसका मतलब ROG डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है, रिवीजन कर लेना, दैट इज ROG एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होता था कि पोल एग्जिस्ट करेगा, कि पोल एग्जिस्ट करेगा विच इज़ सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, ठीक है, वो था। लेकिन अगर इमेजिनरी एक्सिस पे CLTF का पोल लाई कर रहा है, इसका मतलब ROG कंफर्म है, ठीक है। तो बस वही ROG का कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। तो इसका CLTF बना लो, CLTF के लिए यही वाला इक्वेशन यूज़ कर लो, दैट इज़ ब्रेक पॉइंट, क्योंकि इस ब्रेक पॉइंट जो था ना उसमें सारा CLTF का हम लोग कैलकुलेशन किए थे, तो यही इक्वेशन आएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग RH टेबल बना लिए, दैट इज़ S³S², ये दोनों तो फिक्स होता है, क्वेश्चन से देख के पुट करते हैं। उसके बाद तुम्हारा क्या बनेगा, S1 S0, S का पावर 1 S का पावर 0, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लिए ठीक है। अब हमें क्या करना है, ROG लगाना है। तो अब यहाँ पे ROG का क्या एक लॉ था कि ROG हमेशा S के ऑड पावर में ही होता है, ठीक है। तो अब ये जो दोनों था ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन से आता है, ठीक है। तो हमारे पास बच गया बस ये दोनों रो, तो ROG बस यही दोनों रो में हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ROG का लॉ है कि वो S के ऑड पावर में अप्लाई होता है, मतलब यही एक रो बचा जो ROG बन सकता है, ठीक है ना, ठीक है। तो हमें इसी को ROG बनाना है। इसमें एक वेरिएबल के है, ROG बनाने के लिए पूरा 0 चाहिए, तो मतलब इसको तुम 0 से इक्वेट कर दोगे तो K का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो K का वैल्यू मिल गया, दैट इज़ 6, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि लोकस CLTF का पोल अगर इमेजिनरी एक्सिस पे है तो उसको मार्जिनल स्टेबल बोलेंगे, इसीलिए यहाँ पे K को क्या बोलेंगे, K मार्जिनल, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि K मार्जिनल का वैल्यू निकालो, तो K मार्जिनल का वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें इतना पूरा करना होगा, ठीक है। तो K मार्जिनल का वैल्यू मिल गया। अब क्या करना है, हमें रूट्स की जानकारी लेनी है, दैट इज़ यहाँ पे टच किया तो यहाँ पे जो टच किया है उस स्पेसिफिक रूट्स का लोकेशन क्या है, लोकेशन मतलब इस एक्सिस में उसका वैल्यू क्या है, ठीक ना। तो याद करो राउथ हर्विच में क्या करते थे, सिंपल ये चीज़ को ऑक्सिलरी इक्वेशन में डाल देते थे, ठीक है। तो अगर ये ROG हुआ है तो इसके ऊपर वाला ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा, तो यहाँ पे एक इक्वेशन फ्रेम कर लो, दैट इज़ 3S² + K,
ठीक है। तो इस इक्वेशन में जब तुम ये k डाल दोगे, k का वैल्यू 6 डाल दोगे तो s का एक रूट्स आएगा, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या बता रहा है, बेसिकली जो पोल्स इमेजिनरी एक्सिस को टच किया था उसका एग्जैक्ट वैल्यू, उस पोल का एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है। मतलब इस पोल का वैल्यू क्या है, j√2। j क्यों, ताकि j एक्सिस, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, √2, ठीक है। और यही तुम्हारा हो गया क्या, कि √2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो मतलब ये तुम्हारा अगर क्वेश्चन में पूछा है तो तुम ऐसे कर दोगे, ठीक है। अब इससे हम लोग मार्जिनल मतलब स्टेबिलिटी का भी स्टडी कर सकते हैं। कैसे, तो ये तुम्हारा चैप्टर 4 में हम लोग पढ़े थे, चैप्टर 3 में पढ़े थे, ठीक है। चैप्टर 3 में क्या पढ़े थे, देखो ये सब तुम्हारा CLTF का पोल्स होता है, पूरा रूट लोकस CLTF का पोल होता है, ठीक है। तो उसमें क्या पढ़े थे कि इस एक्सिस पे तुम्हारा क्रिटिकल और ओवर डैम्प होता है, ठीक है। ओवर डैम्प कहाँ होता है, बेसिकली ओरिजिन के पास वाला एरिया और ओरिजिन से दूर वाला एरिया ओवर डैम्प होता है। और इस एक्सिस पे निगेटिव इक्वल रियल रूट पे क्रिटिकल डैम्प्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली रूट लोकस मीट कर रहा है, मतलब एक ही पॉइंट पे इसका भी रूट लोक इस ब्रांच भी है, इस ब्रांच भी है, मतलब एक ही पॉइंट पे दो पोल है, किसका, एक ही ट्रांसफर फंक्शन का दो पोल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट तुम्हारा क्रिटिकल डैम्प्ड हो गया, ठीक है। बाद बाकी ये कंप्लीट पॉइंट ओवर डैम्प्ड, ये कंप्लीट पॉइंट ओवर डैम्प, ये कंप्लीट भी ओवर डैम्प, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स एरिया में अंडर डैम्प होता था। तो ये देखो, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स एरिया है पूरा, तो ये तुम्हारा अंडर डैम्प, ठीक है। ये भी तुम्हारा अंडर डैम्प, ठीक है। और इमेजनरी एक्सिस पे जब पोल्स लाई करता था तो वो अनडैम्प्ड, मतलब ये स्पेसिफिक पोल अनडैम्प है, ठीक है। और ये तुम्हारा अनस्टेबल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब एक मशीन है जो कि इतना सारा कैसे शो कर सकता है। इसका मतलब ये है कि रूट लोकस कैसे बनाए थे, गेन का वैल्यू चेंज करते गए थे तो हमारा पोल्स भी चेंज करते गया था, ठीक ना। तो कहने का मतलब कि मान लो तुमने के का कुछ ऐसा वैल्यू सेट किया कि तुम्हारा रूट यहाँ पे आ रहा, तुम एक टाइम पे तो एक ही गेन पे चलाओगे ना, तो तुमने के का कुछ ऐसा सेट किया कि तुम्हारा रूट यहाँ पे लाई कर रहा है, मतलब सिस्टम उस समय अंडर डैम्प होगा, ठीक है। अब तुम चाहते हो कि हम इसको अनडैम्प्ड की तरह चलाएं, तो तुम के का वैल्यू ये पुट कर दो तो सिस्टम अनडैम्प हो जाएगा, ठीक है। तो तुम सिस्टम को अनडैम्प कर दोगे। मान लो तुम चाहते हो ओवर डैम्प चलाना, तो तुम के का ये वैल्यू सेट कर दो, यहाँ पे कुछ वैल्यूज आएगा, ठीक है। तो तुम्हारा सिस्टम ओवर डैम्प की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, ओवर, क्रिटिकल और अंडर ये तीनों स्टेबल होता है, जबकि अनडैम्प्ड अनस्टेबल होता है, मतलब मार्जिनल स्टेबल, ठीक है। और अगर के का वैल्यू तुम कुछ यहाँ पे सेट कर दिए मशीन में, तो तुम्हारा मशीन अनस्टेबल बिहेव करने लगेगा। अनस्टेबल मतलब इनपुट कुछ दे रहे हैं, आउटपुट कुछ आ रहा है, कंट्रोल कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, ये अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ है, के का पूरा रेंज है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या निकाले थे क्वेश्चन में, के का वैल्यू देखो 0.384, मतलब 0 से लेके 0.384 तक तुम्हारा ओवर डैम्प रहेगा, ठीक है। ओवर डैम्प स्टेबल होता है, फिर इस पर क्रिटिकल डैम्प हो गया, ठीक ना। क्रिटिकल डैम्प बस एक ही जगह होगा, क्यों, क्योंकि एक ही जगह है जहाँ पे दोनों ब्रांच मीट कर रहा है, ये तो तुम्हारा मीट ही नहीं कर रहा, ठीक है। उसी तरह से ये तुम्हारा ये हो गया। अब इसी पैटर्न में सर ने 5-6 क्वेश्चन कराया है, ठीक है। तो अब ये एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो सेम पैटर्न का था, इसीलिए मैंने नहीं किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3,